हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम अंकित महेश्वरी है। आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो ध्यान रखिएगा, जब पॉलिटिकल साइंस का जब आप एसएसटी सोशल साइंस का एग्जाम देते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, तो हमेशा हर क्वेश्चन 3 नंबर का हो या चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, आपको हमेशा पॉइंट वाइज लिखने हैं। और पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज लिखना है। आप पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपके नंबर बिल्कुल डिडक्ट हो जाएंगे, आपके मार्क्स, आपके प्रेजेंटेशन होती है वो बिल्कुल बेकार होती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, पावर शेयरिंग। पहला क्वेश्चन पावर शेयरिंग का, डिस्क्राइब द एनी मेजोरिटिज्म द मेजर अडॉप्ट बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट इन एस्टैब्लिश द सिन्हाला सुप्रीमेसी। मतलब आपने चैप्टर तो वैसे ही पढ़ रखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली करूंगा, बाकी सब में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप इसको पॉइंट्स को पढ़ के अपने पॉइंट बना के नोट्स बना के फटाफट लिख लीजिएगा। हर क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन है टोटल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसको लिख के लर्न कर लो साथ साथ। ठीक है, आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है और उसका क्या क्या आंसर है। बाकी इसके पॉइंट्स रखे हैं, आपको उसमें देख के आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको इन केस आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे आईडी पे आके फॉलो करना, और फॉलो करने के बाद आपको डीएम करना है। डीएम करने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब इसमें आपका पहले जो सिन्हाला मेजोरिटिज्म का मतलब ये है कि सिन्हाला ने 1956 में एक एक्ट पास करा था जिसमें मेजोरिटिज्म लेकर आई थी। मतलब उसने अपने आप को सुप्रीमेसी कहा था कि मैं एक हमारी कम्युनिटी की सुप्रीमेसी रहेगी, हम ही शासन करेंगे। बुद्धिज्म सिन्हाला, मतलब एक ही लैंग्वेज सिन्हाला। देखो तमिल्स, और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने अपने आपस में डिवाइड कर रखा था, तमिल्स और सिन्हालास के में। और तमिल्स को दरकिनार कर दिया था हर चीज से। मतलब एक तरह हर चीज से डिस्क्रिमिनेशन करा था, इक्वालिटी से डिस्क्रिमिनेशन, हर चीज से, जॉब में, यूनिवर्सिटीज में, नौकरी में, हर चीज से इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करा था। ठीक है, ये उसी के ऊपर पॉइंट है। आपको मेजोरिटिज्म के बारे में बताना है कि श्रीलंका में करा क्या था। ठीक है, नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर शेयरिंग ऑफ द डिजायरेबल, एक्सप्लेन द गिविंग एनी एंड थ्री कंडीशन ऑफ रीजन। यहां पर डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग का मतलब यह है कि हम अपने, हमारे जैसे हमारे डेमोक्रेसी है। जब अपने बेल्जियम वाला अपना टॉपिक हम आगे भी पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई तो उसका आगे जाके खमियाजा भुगतना पड़ा था। बट बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी थी तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। पावर शेयरिंग करने के बाद आज बेल्जियम बहुत आगे निकल गया। और जनाब में आपको पता भी होगा बेल्जियम का पूरे यूरोप का जो हेडक्वार्टर है उसका, वो कहां पर है? बेल्जियम के अंदर है। ठीक है, ब्रुसेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट, ये जो डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि डिजायरेबल कि डेमोक्रेसी के अंदर सबको बराबरी का अधिकार देना और पावर शेयर करना, किसी के पास एक बंदे पे पावर ना होना। ठीक है, अब एक बंदे पे पावर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो फिर पावर शेयरिंग होगी तो सब में एक टाइम टू टाइम इलेक्शन भी होंगे, टाइम टू टाइम एक तरीके से मेजोरिटिज्म करने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो कम्युनिटी के बेस पे हो चाहे वो इंडिपेंडेंट या फिर इंडिविजुअल लीडर करने की कोशिश करे, तो वो भी नहीं कर सकता। डिजायरेबल इसलिए क्योंकि पावर शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने आगे डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, देखो उसमें भी वो आएगा। उसमें भी यही हुआ था कि हमारी जो डेमोक्रेसी के अंदर पावर क्या कर दी गई थी और पावर शेयरिंग कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप दूसरा ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, द मेंशन एनी थ्री डिमांड फॉर द श्रीलंकन तमिल्स। अब तमिल्स की डिमांड भी थी, जाहिर सी बात है। द सिन्हालास ने अपनी सारी पावर अपने हाथ में ले ली, जॉब्स अपने बच्चों को देंगे, मतलब अपने कम्युनिटी के लोगों को देंगे। ठीक है, और भी मतलब हर चीज अपनी, मतलब अपनी कम्युनिटी को सारी प्रेफरेंस रखी हुई थी। तो फिर तमिल्स क्या करेंगे? तमिल्स फिर क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने डिमांड रख दी थी। उन्होंने डिमांड क्या रखी थी? सिंपल सिंपल डिमांड रखी थी। एक तो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए डिमांड मांगी थी, ठीक है, कि हमें ऑफिशियल लैंग्वेज किया जाए। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमें नौकरी, मतलब हमें प्रेफरेंस अपॉर्चुनिटी दी जाए। तीसरा, हमें ऑटोनॉमी, या तो हमें ऑटोनॉमी दी जाए अपने जहां पे, जिस जगह पे पॉपुलेशन तमिल्स की थी। ठीक है, डोमिनेंट प्रोविजंस में। ये आपको मैंने तीनों पॉइंट बता दिए, छोटे थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर ऑफ द शेयरिंग इज द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये तो हमारे देश में भी बिल्कुल क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलता है। हॉरिजॉन्टल क्या है?
हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो है मेनली आपका क्या काम करता है? द हॉरिजॉन्टल पावर एक तरीके से हमारे में 3 डिवाइडेड पावर शेयरिंग कर रखी है। जैसे आपका बता रखा है कौन सा, आपका लेजिस्लेचर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी, तीनों सेक्टर में आपको बांट रखा है, तीनों तीनों फॉर्म में बांट रखा है, जिससे अपने अपने सब अपने एरिया में काम करें। किसी को एक एक मतलब कोई भी एक तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेयर ना करे, और कोई इनकेस कोई इंटरफेयर करता है जैसे लेजिस्लेचर या एजुकेटिव या कोई गलत काम करता है तो उसको जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो जुडिशरी देखिएगा उसको। खैर बात आपने पढ़ा होगा। दूसरा है हमारा हमारा वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे, ठीक है, या नीचे से ऊपर, जैसे भी फॉर्म में आप कह सकते हो। जैसे हमारे नीचे सबसे लोअर कोर्ट लोकल गवर्नमेंट होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होती है, तीसरा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम तीसरा नाम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इसी में पावर शेयरिंग का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। How the majoritism has increased the feeling of alienation and among the Sri Lankan Tamils, मतलब अलगाव की पैदा कैसे, अलगाव कैसे बढ़ गया श्रीलंकन तमिल्स के अंदर। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। वहां पे बताया गया कि कैसे कैसे इन्होंने बुद्धिज्म मतलब सिन्हालास लोगों ने कैसे कैसे फॉर्म किया था तमिल्स लोगों के साथ। तो ये इसके ऊपर पॉइंट्स है। अब इसको मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द बेल्जियम वाज एबल टू सॉल्व इट इज प्रॉब्लम। मतलब इन्होंने इस बड़ी इतनी दुविधा वाली जो बड़ी प्रॉब्लम थी जो लैंग्वेज के बेस पे इन्होंने एक बहुत बड़ी, आपने पढ़ा होगा कि भाई पूरा बेल्जियम में जो सबसे ज्यादा कम्युनिटी किसकी थी? डच की थी, ठीक है। और जो कम संख्या में किसकी थी? फ्रेंच की थी, फ्रांस की थी, फ्रेंच की सॉरी, ठीक है। तो आप उसमें फिर 1% जर्मनी की भी थी, तो और फिर ब्रुसेल्स में उल्टा था, ठीक है। वहां पे डच की कम्युनिटी कम थी, मिनोरिटी में थी, और फ्रेंच की पॉपुलेशन वहां मेजोरिटी में थी। तो उस इतनी चीजें होने के बावजूद यहां पर उन्होंने उसको सॉल्व किया, बेल्जियम में अरेंजमेंट लेकर पावर शेयरिंग करी, जिससे बेल्जियम बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, उसमें वही चीजें बताया गया है जो आपने बुक में भी पढ़ा होगा, और जो पॉइंट्स हैं बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे पॉइंट में लिखा हुआ है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। अगला सेकंड, हमारा सेकंड चैप्टर चालू हो रहा है। 5 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारा सेकंड चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है फेडरलिज्म। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी हिस्ट्री की होगी, जिसमें 2 नंबर आपके मैप में, हिस्ट्री में 2 नंबर का मैप आता है, और वो 101% आता है, और वो 2 नंबर मैं आपके पक्के करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं हम सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है फेडरलिज्म। पहला क्वेश्चन फेडरलिज्म का, व्हाट आर द 3 लिस्ट गिव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया कि गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे यहाँ पे थ्री फोल्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव, या यूनियन को गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर कैसे कैसे रखी है। हमने आपने पढ़ा होगा उसके अंदर, चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा, उसमें एक यूनियन लिस्ट है, दूसरा एक कॉन्करेंट लिस्ट है, तीसरा एक स्टेट लिस्ट है, ठीक है। इसमें आपको मैंने इसमें हमने बता रखा है, जो आपके बुक में नहीं बता रखा है, इतनी सारी जो सब्जेक्ट्स नहीं बता रखे, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है। तो यहाँ पे 97 सब्जेक्ट्स हैं उनके पास, किसके पास? यूनियन गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट के पास 66 सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कम से कम 47 सब्जेक्ट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, जो ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, और सेकंड लिस्ट पे जो स्टेट के पास अपनी पावर होती है। और कांग्रेस लिस्ट को हम देखो, कांग्रेस में डिफरेंस रखना, कांग्रेस लिस्ट का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास दोनों इकट्ठी पावर होती है। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल है जैसे एजुकेशन, एजुकेशन में दोनों के पास पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे अब दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली खैर एक यूनियन टेरिटरी है, फिर भी मैं एक अच्छा एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्योंकि जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक तरीके से रन करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे स्टेट के अंदर कोई भी रूल्स ऑफ रेगुलेशन चलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपना सर्कुलर निकालती है।
तो दोनों मेंटेन करके चलती है और दोनों एक ही सब्जेक्ट पे दोनों काम कर रहे होते हैं, इसी को हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में आपने पंचायती राज तो आपने 6 में भी पढ़ा होगा, हर टाइम पढ़ते हुए आ रहे होगे, बट पंचायती राज में ये पॉइंट्स है बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, यही आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मेनली 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पीआरआई का मतलब होता है पंचायती राज ऑफ इंडिया। ये पंचायती राज कहां पे है? पंचायती राज ये मेनली रूरल एरिया में, मतलब गांव वगैरह में यूज होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, इसका जो अमेंडमेंट हुआ था वो 73rd अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, और ये 1992 में इसका लेकर आया गया था। ठीक है, 1992 में लेकर आया गया था, और इसकी कमेटी जो थी वो मेहता कमेटी थी। ठीक है, बट आपको इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे डीप नहीं पूछा जाता, पर मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि 73 अमेंडमेंट हुआ था, 1992 में लेकर आए थे इसको बिल को, और इसमें 2 अमेंडमेंट हुए थे। ये तो रूरल के लिए था, एक दूसरा था हमारा अर्बनाइजेशन के लिए, वो शहरी इलाकों के लिए था, वो 74 अमेंडमेंट था। कौन सा था? 74 अमेंडमेंट, 74। ठीक है, जो अर्बन, ठीक है, अर्बनाइजेशन के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, differentiate between the coming together federation and holding together of the federation। देखो एक छोटा छोटा मैं एग्जांपल बताऊंगा इसका। कमिंग टुगेदर में और होल्डिंग टुगेदर में छोटा सा डिफरेंस है क्या, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। मेनली आपको मैं एक पॉइंट दिखाऊंगा डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए आप, ये क्या लिखा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो उसके पास ज्यादा पावर होती है। कहने का मतलब है जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा पावर होती है। सेंटर, जैसे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है हमारे देश में, और हालांकि हर स्टेट के पास अपनी अपनी पावर है, बट एज ए कंपेयर टू देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट्स के मुकाबले पावर ज्यादा होती है। इसलिए क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन है। और जो कमिंग टुगेदर में जो क्या होता है, कमिंग टुगेदर वो जो फॉर्मेशन वाला होता है ना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, उसमें इक्वल पावर होती है, स्टेट्स में भी पावर इक्वल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लेके चल सकते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है कमिंग टुगेदर वाले फेडरेशन में, यूएस और स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और आप होल्डिंग टुगेदर वाले में देखेंगे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। सीधा सीधा है, फेडरलिज्म के बारे में पूछ रहा है कि फेडरलिज्म के फीचर्स बताने हैं। पहला फीचर आपने उसमें कम से कम 8, 10, 12 फीचर बता रखे हैं आपकी बुक में, उसमें से 5 है, आप इसमें भी देख सकते हैं, और बुक में भी आपको, बुक में एनसीईआरटी में आपको इजी लगता है तो वहां से उठा लें, या तो यहां से उठा लें, जैसे भी आपको ठीक लगता हो। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया गया कि देखो फेडरलिज्म का तो सिंपल बात है, संवाद का हिंदी मतलब होता है इसका संवाद। संवाद में यहाँ पे क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा किसी कंट्री के अंदर जो फॉर्मेशन हो किसी गवर्नमेंट का, उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे आपको बता भी रखा है क्या, 2 or more level of government, इंडिया हैज टू 3 लेवल्स, मतलब 3 लेवल, इंडिया तो 3 लेवल पे है ना, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ठीक है, अब बाकी इसके पॉइंट्स लिखे हुए आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अब आगे मैं नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 5 प्रोविजंस of the constitution amendment in the 1992 strengthen the third tier democracy in the India। मैंने आपको बताया था ना अभी पीछे क्वेश्चन में कि 1992 में स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी पावर दे दी गई, किसको, लोकल गवर्नमेंट को। क्यों दे दी गई? क्योंकि छोटे छोटे काम आप स्टेट गवर्नमेंट के पास लेके जा नहीं सकते, जैसे नाली की सफाई कराना, कूड़े नहीं उठाए जा रहे, स्ट्रीट लाइट की खराबी है, अभी छोटे छोटे काम स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए नहीं बैठी या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बैठी, इसलिए ये ज्यादा प्रॉब्लम थी, लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिसको ये लोकल लेवल पे इशू को अलग करने के लिए क्या किया गया, लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, जो 1992 में लेगा, और जिसको मैंने आपको बताया भी था, 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट लेकर आया गया था, जो अलग अलग 73 अमेंडमेंट रूरल एरिया के लिए और 74 अमेंडमेंट
अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है। ये इसी के ऊपर पूरा, इसी को हमारे लास्ट टॉपिक है हमारा फेडरलिज्म का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, मेनली इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बता रखा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है, हमारा थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका पहला क्वेश्चन हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है व्हाट इज द कम्युनिज्म, हाउ इज द कम्युनिज्म एंड हिंड्रेंस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मेनली कम्युनिज्म के बारे देखो, यहाँ पे मैंने इस डेमोक्रेसी के अंदर एक पहला पॉइंट है, इसको ही पढ़ लेना, बाकी आप खुद देख लेना। क्या कहता है, कम्युनिज्म द व्हेन ऑफ द बिलीव दे वन रिलीजन आर द रिप्रेजेंटेड presented as the superior to those of the other religion when they are demands of the one religion of the group are formed in the opposition to the rest, we call is the मतलब sorry another, and they are when state power is used to the establish domination of the one religion group over the communism is the hindrance, सॉरी मैंने पॉइंट नीचे जा रहा हूं, द वी कॉल इट इज अ कम्युनिज्म, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि हमारी कम्युनिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। जैसे हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश में फर्स्ट मतलब हमारी मेजोरिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, जाहिर सी बात है हमारी हिंदुइज्म की ज्यादा पॉपुलेशन है। ऐसे आप श्रीलंका में देखेंगे तो श्रीलंका में यही हुआ था कि सिनाला ने अपने आप को मतलब अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी मेजोरिटी में रखा था। तो उसी को वो चाहता है कि हमारी मेजोरिटी में रहे और हमारी एक तरीके से गवर्नमेंट है और हम ही डोमिनेशन करें एक तरीके से पूरे पूरे उसमें, ठीक है। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसे सिस्टम में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। खैर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कम्युनिज्म के बारे में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। सोशल डिवीजन के इफेक्ट पॉलिटिक्स में बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता रखा है और साथ में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बता रखा है, ठीक है। इसमें आपको इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल डिवीजन के बारे में बता रखा है कि सोशल डिवीजन मतलब समाज में किस तरीके से विभाग भाग भाग कैसे कर रखा है। तो कॉम्पिटिशन होते हैं बहुत ज्यादा और वॉयलेंस भी होता है। आप देखते हैं कि वहां पे एक तरीके से आप ये मतलब इसमें मेनली आप नेगेटिव में भी देख सकते हो, पॉजिटिव में, दोनों में चीजें बता रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई द कास्ट बैरियर्स ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ डाउन इन द इंडिया, एक्सप्लेन विद द थ्री रीजन। थ्री रीजन भी बता सकते हैं, इसका क्वेश्चन भी है। यहाँ पे वो कह रहा है कि बैरियर कास्ट सिस्टम को कैसे ब्रेक डाउन किया गया। आपने में कास्ट सिस्टम के बारे में तो सबसे बड़ा अच्छा नाम तो बहुत सारे हर लोगों ने अब कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए कोशिश, जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कास्ट हरिजन का लेकर आए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा इस चीज के लिए सहा था अपने ऊपर, और भी जैसे हमारे जो विवेकानंद जी ने भी कास्ट सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा उसके लिए आवाज उठाई थी। बहुत सारी चीजें हमारे बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो आइडल्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी। अब मेनली इसके ऊपर है बैरियर को कैसे तोड़ा गया था, ये उसी के ऊपर है। और आप आज के टाइम में आप देख सकते हो कि आज के टाइम में कोई भी नहीं होता। आप स्कूल में आप जैसे आप क्लास में बैठते हो, आप 40 बच्चे 50 बच्चे होते हैं, आप सबका खाना शेयर करते हो। आप किसी से ये थोड़ी ना देख के करते हो कि भाई वो SC है या वो ST है या वो OBC है, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है तो हम इसका खाना नहीं खाएंगे, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और साथ ही क्लास में एक साथ बैठते हो क्योंकि उसको यूनिफॉर्म ड्रेस भी एक जैसी है, क्लास में एक साथ भी बैठते हो, आप किसी तरीके से कंपेयर नहीं करते हो। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका, किसका बैरियर तोड़ने का, किसका कास्ट सिस्टम का। क्योंकि हालांकि आप बड़े होते हैं तो वहां पे कास्ट सिस्टम शादी वगैरह में तो होता है, क्योंकि सोसाइटी इस तरीके से चलती है, क्योंकि वो ओल्ड सोसाइटी के हिसाब से चलता है। बट आज की जो मॉडर्नाइजेशन जो मॉडर्न सोसाइटी है वो अब नहीं होता क्योंकि समाज में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसके पॉइंट्स देख लीजिए, बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इजी पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द एनी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडियन अ सेकुलर। यहाँ पे सीधे सीधे आपके सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए क्वेश्चन में। एक बार जब आप पेपर में देखते हैं ना क्वेश्चन, तो हमेशा ध्यान रखा करो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, 50% आपका वही का आंसर आपको मिल जाता है। कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। सीधा यहाँ पे कहता है कि हमें धर्म, कोई भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव
नहीं करना। बट सिनाला के साथ में आप श्रीलंका में आप देख सकते हैं, श्रीलंका में ऐसे हुआ था, चाहे लैंग्वेज के हिसाब से कर लो या आप बेस पे कर लो, कास्ट सिस्टम में भी हुआ था। बट हमारे भारत में ऐसा नहीं होता कि हमारे भारत में तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो बहुत ज्यादा फोकस किया गया था कि हर रिलीजन को इक्वल राइट देना है। और हमारे यहाँ पे मेजोरिटिज्म ऐसा सिस्टम नहीं है, हर रिलीजन को एक इक्वल राइट दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिखिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, क्रिश्चियनिज्म हो गया, या फिर आप कह सकते हैं मुस्लिम हो गया, या फिर आप कह सकते हैं बुद्धिज्म, या फिर आप हमारे जो मेजोरिटी भारत के अंदर जो है हिंदुइज्म, हिंदुइज्म अपने आप को कह सकते हैं कि भारत अखंड भारत ला सकती है। वो साइड बार कॉन्स्टिट्यूशन इसको एग्री नहीं करता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा भारत क्या है, एक डेमोक्रेसी है, तो सबको बराबरी का अधिकार देता है, वही सेकुलरिज्म है। इसी के पॉइंट्स बता रखे हैं आपको, ठीक है। अब जैसे आप इसका एक अच्छा पॉइंट ले सकते हैं, कैसे द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन कोई है ही नहीं, ठीक है। बट श्रीलंका में ऐसा है क्या, बुद्धिज्म श्रीलंका को पूरा अपना मानता है और पाकिस्तान अपना इस्लामिक कंट्री मानता है, तो ये सेकुलर नहीं है। और हमारा भारत क्या है, सेकुलर स्टेट है और सेकुलर कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप इसके पॉइंट्स देख लीजिए, आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्क्राइब द एनी 5 वेज इन विच वुमेन इन इंडिया आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड एंड ऑप्रेस्ड। देखो यहाँ पे सीधे सीधे बात क्वेश्चन कर रहा है कि वुमेन्स के साथ क्या करा गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया था पास्ट में। आपने 9th में भी पढ़ा है काफी वुमेन्स के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी पढ़ा था, उसमें भी वुमेन्स के बारे में 1946 में जाके महिलाओं को क्या मिला था, वोट डालने का अधिकार मिला था, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने 9th में भी पढ़ा था कि 2015 में जाकर सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर सेक्टर में बहुत सारे जो एक जैसे जो मैन और वुमेन जब एक जगह एक साथ वर्क करते हैं तो उनको एक इक्वल पे नहीं करते, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। मगर आज के टाइम में धीरे धीरे वो चीजें समाज में धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो आप इसको पॉइंट्स को आप देख ले, मैं क्योंकि शॉर्ट में बताऊंगा कि मैं सारी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो मेरा पूरा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। आप इसका पॉइंट देख सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये उसी क्वेश्चन का है, अगला 4th और 5th पॉइंट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी का पहला क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज द मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हाई हैज द इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो मल्टी पार्टी सिस्टम का एक तो पहले याद रखो कि मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है दो से ज्यादा पार्टियां। हमारे देश में दो से ज्यादा पार्टियां हैं और हजारों पार्टियां हैं देश में, स्टेट रीजनल पार्टियां भी हैं और नेशनल पार्टियां भी हैं। नेशनल पार्टियां तो आपको पता ही है, 6 नेशनल पार्टियां, और जो अब भारत में तो बहुत सारी हजारों पार्टियां हैं और रीजनल पार्टियां हैं, और उससे जो अंग्रेजी वो भी पार्टियां हैं, ठीक है। और अब आपका क्वेश्चन उठना चाहिए, इतनी सारी पार्टी करने का क्या फायदा, पार्टी करने इतनी सारी पार्टी को होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका पॉलिटिकल पार्टी में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा देश जो है वो डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, देश बहुत बड़ा है, दूसरा डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, कल्चर अलग अलग है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा अलग अलग है, जिसकी वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पार्टी दो सिस्टम पार्टी को पूरे देश को नहीं बदल पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी को देख सकते हो, नॉर्थ में बहुत ज्यादा मजबूत है, साउथ में बहुत वीक है, और उल्टा वही है। अब वहां पे जो साउथ में जो रीजनल पार्टी है वहां पे वो ज्यादा मजबूत है, ठीक है। हर स्टेट में अलग अलग हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अलग सिस्टम है, जिसकी वजह से वो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है आपके उसको वहां पे डाइवर्सिटीज का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब मैं इसमें आगे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट आप इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं पॉइंट पे चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है, द सीरियस इफेक्ट वर मेड बाय द लीगल ऑर्गेनाइजेशन टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया सपोर्ट द स्टेटमेंट। यहां पे वो कह रहा है कि हमें सीरियस एफर्ट्स लगाना चाहिए तो लीगल ऑर्गेनाइजेशन में कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या करना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब आप जानती हो कि आज के टाइम में आज जो सिस्टम है, पहले वाला जो सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था। क्यों था, क्योंकि पहले लोगों के जो चुनाव जो लड़ रहे होते कैंडिडेट्स, उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती थी, वो किस किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किससे हैं, कैसे हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या वाकई में वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है, कितना पैसा उनके है, तो ये सारी चीजें नहीं पता चल पाता था। मगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद से अब उनको क्या करना पड़ता है, मैं आपको यहाँ पे मेन लाइन बता दूंगा, यहाँ पे क्या एफिडेविट गिविंग डिटेल्स,
मतलब जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़े, चाहे एमएलए एमपी या फिर निगम पार्षद या पंचायत के इलेक्शन, उसको अपनी सारी एसेट्स, मतलब सारे अपनी प्रॉपर्टी की जो भी प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, सारा एफिडेविट में उसको मेंशन करना पड़ेगा सब कुछ, और फिर वो पब्लिक डोमेन में रहता है, फिर पब्लिक उसको दे सकती है कि वो कितना क्रिमिनल है, कितना पैसा है उसके पास, क्या गाड़ी बंगला वटेवर जो भी है। तो ये उसी ऊपर है, लीगल होने से और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने भी चाहिए, और इसके बारे में पॉइंट्स बता रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय द डिफेक्शन इन डेमोक्रेसी। डिफेक्शन, यहाँ पे देखो थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंट है, यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। अब डिफेक्शन का मतलब आप जान सकते हैं, 52 इसका ना 52 अमेंडमेंट आया था, क्या आया था, 50 अमेंडमेंट आया था, 52 अमेंडमेंट आया था 1985 में, और ये राजीव गांधी उस टाइम तत्काल जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी थे, तो ये वो तब लेकर आए थे। ये बिल्कुल एक आपको मैं एक लाइन में याद हो जाएगा आपको, आया राम गया राम वाला एक लाइन है। वहां पे उस टाइम में क्या होता था, जो भी एमएलए एमपीस होते थे ना, वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता था, दूसरी पार्टी में चला जाता था, उसकी कोई मान धर्म कुछ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो अपना फायदा देखता था कि इस पार्टी में जाके जा रहा है, कुछ फायदा मिले तो उस पार्टी में चला जाता था। तो ऐसे केस में तो जिस पार्टी से वो जीता है और दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसको अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए क्या लेकर आया, अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिसका नाम था डिफेक्शन एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए थे। जो बिल पास करने के बाद अब कोई भी एमएलए पार्टी छोड़ के जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा, और वो उसको अपना पार्टी भी छोड़नी पड़ेगी, और उसको अपने जो जिस सीट से वो जीता है वो सीट भी उसको छोड़नी पड़ेगी, फिर वो उस पर बाई इलेक्शन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप इसको पॉइंट को लिख लीजिए, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. What is the mean by the national party? The state of the criteria for the organization of the party of national state party. देखो, स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी बनने का प्रोसेस तो मेनली क्या है, यहाँ पे आपको दो चीजें बता रखी। ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ये बताता है कि स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसमें मेनली तो 6% वाला सिस्टम चलता है। ये आप एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना, फिर मैं आपको आगे, क्योंकि मैं डिटेल में जाने जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। हम नेक्स्ट जब हम आने वाली वीडियो जब हमारी आएगी तो हम चैप्टर लेकर आएंगे, तो चैप्टर में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि हम ये स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी बनी कैसे और बनने का प्रोसेस क्या है, पूरा आपको बताऊंगा मैं आने वाली वीडियो में नेक्स्ट सेशन से। ठीक है, अब इसमें बस अब ये याद रखिएगा, अभी के टाइम पे 6 पॉलिटिकल पार्टी मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें आप जानते हैं अभी जो करंट में बीजेपी है। ठीक है, दूसरे पे हमारा नेशनल कांग्रेस है, तीसरा पे एनपीपी है, चौथे पे हमारे आम आदमी पार्टी है, पांचवे पे आपका बहुजन समाज पार्टी है, और छठे पे आपका कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, ये 6 पार्टी है, आप इसको आगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारे चैप्टर के खत्म हो चुके हैं। अब हमारा चैप्टर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर वैसा हमारा 21 है हमारा। ठीक है, 21, हाउ इज द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट नॉन एज द रिस्पॉन्सिव एंड गवर्नमेंट, एक्सप्लेन दिस एग्जांपल। मतलब वो एक सीधा सीधा बात कर रहा है कि गवर्नमेंट की क्या डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है क्या? हाँ, यस, अकाउंटेबिलिटी होती है। जनता सीधा सीधा कंट्रोल करती है सरकार के ऊपर। कहने का मतलब हर 5 साल में आपको रिपोर्ट देने पड़ेगा सब। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो निकालती है, गारंटी निकालती है, संकल्प पत्र निकालती है, वो तो आप जानते ही हो। हर पॉलिटिकल पार्टी आती है और वो जमीन पे आके सबसे आपके हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़ दो, हमें वोट दे दो, व्हाटएवर। वो तो खैर एक पूरे प्रोसेस है, बट आपको ये जब जीतने के बाद अब जनता 5 साल तक देखती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई काम किया है, 5 साल में उस गवर्नमेंट ने काम किया है, तो वो अगले 5 साल के लिए फिर उसको वोट करती है। हालांकि अब वो कई बार सपोज करो वो 5 साल में नहीं काम करा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो वो उसको जनता के पास पूरी पावर होती है, अगले 5 साल बाद फिर उसको उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर सकती है, हटा सकती है। फिर वो दूसरी पार्टी को उसको आजमाती है कि भाई चलो आप देखो, आप आओ, आप दिखाओ, आप काम करके दिखाओ। तो ये एक अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्सपेक्टेशन देखो, जनता की एक्सपेक्टेशन, सिटीजन की एक्सपेक्टेशन भी होती है कि गवर्नमेंट ये हमारे लिए काम करेगी। है, अब मैं इसमें ज्यादा कुछ और डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आगे चलूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्या कहता है, द डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटीज
सपोर्ट द स्टेटमेंट ऑफ एग्जांपल्स। देखो एक्यूमुलेटेड सोशल डाइवर्सिटीज का मतलब होता है डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज आप जानते ही हैं, डाइवर्सिटीज सोशल समाज में डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर बहुत है, हमारे देश में लड़ाई वगैरह ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए ये पूरे पॉइंट्स बता रखे हैं। एक बार आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। Respect and the equal treatment of the women are the necessary or integrate the democratic society examine। ये बिल्कुल एक हमने पीछे क्वेश्चन देखा था वुमेन्स के ऊपर, वुमेन के ऊपर एक कहते हैं कि नेसेसरी है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट करते भी है आज के टाइम में। अभी जैसे 2000 अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 में लोकसभा पहले लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली मतलब जिसको हम विधानसभा में बोलते हैं, विधानसभा में बिल्कुल भी 33% मतलब 1.3 पार्ट जिसको हम 33% रिजर्वेशन नहीं था महिलाओं के लिए, खाली लोकल गवर्नमेंट में था। बट अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कानून पास हो गया है और बस अब ये लागू नहीं हुआ है। वो अब 2000 शायद आई थिंक मेरे जहां तक हम सुनने में तक आया है कि 2029 या 2030 में ये लागू होगा, जब डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी है, तब पूरा दोबारा तब खाका बनेगा, तब उसमें पूरा अलाइ करा जाएगा। अभी तो 33% जो अभी जो चल रहा है वुमेन्स के लिए, जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, अभी वो लोकल गवर्नमेंट में चल रहा है, ठीक है। बाकी इसमें सेल्फ डिविजन दे रखा है कि महिलाओं को कैसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनकम कैसे उनको आगे कैसे रखा है बनाया जाए, तो ये उसके ऊपर पूरे क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द बेटर देन इन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो भी गवर्नमेंट होती है वो सबसे बेस्ट होती है एज अ कंपेयर टू डिक्टेटरशिप एंड द मोनार्की सिस्टम। आप जैसे जानते हैं नॉर्थ कोरिया जैसे एक अच्छा एग्जांपल है, वहां पे किस तरीके से गवर्नमेंट चलती है। या फिर एक आप सिस्टम देख सकते हो जैसे चाइना, हालांकि आप कहोगे चाइना में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा, बट ठीक है, बट वहां पे आप अकाउंटेबिलिटी वहां पे किसी की नहीं होगी। फिर आप कल को वहां गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो आप आवाज नहीं उठा सकते किसी तरीके से। बट हमारे देश में हो सकता है कि हमारी डेवलपमेंट की रफ्तार थोड़ी स्लो, बट हमारे देश में एक अच्छी खासी डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी कि हर लोगों को, हर रिलीजन को, हर कास्ट को, हर किसी समाज में लोगों को अपने आवाज उठाने की, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल सकते हैं हम। समाज में हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारे इसी डेमोक्रेसी के अंदर क्या मिला हुआ है, हमें इक्वालिटी मिली हुई है, जस्टिस मिला हुआ है, हर चीज, तो हम तभी तो जी पा रहे हैं अपने देश में खुले सांस लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, इसी के पॉइंट्स हैं वो अगले हम जो ने पढ़ा था, ठीक है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है 25 इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी, ठीक है। द डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एज द अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट इन द पावर। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे बता रखा है कि इक्वालिटी मेनली, यहाँ पे आप एक पॉइंट दे सकते हैं कैसे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मेनली आप दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी है, मतलब यहाँ पे आप 2 पॉइंट ज्यादा देखेंगे, द डेमोक्रेसी ऑल द लॉज आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन वेदर इन द रिच एंड पुअर। देखो रूल्स तो सबके लिए बराबर है, चाहे अब कोई सड़क पे स्कूटी चला रहा हो कानून तोड़ रहा है, चाहे वो रिच हो या पुअर, सबके लिए बराबर है। उसको अब किसी ने हेलमेट नहीं पहनना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, पेनल्टी तो दोनों पे लगेगी, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह कर देते हैं वो पैसे वैसे देके वो अलग चीज है, बट मैं यहाँ पे एज ए गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो सब में इक्वालिटी होगी, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, ठीक है। और इक्वल वेटेज होगी सबके साथ। यहाँ पे ये थोड़ा वर्ड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दीजिए। और बाकी तो मैं आप बाकी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखो ये हमारा चैप्टर आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। एक सेकेंड सॉरी मैं हटा देता हूँ एक मिनट। हमारा ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आज हमारे पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन थे, जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप मैंने आपको टाइम दिया था स्क्रीनशॉट लेने का, एक बार दोबारा वापस वीडियो पे जा सकते हैं और दोबारा बैक करके आप वीडियो देख सकते हैं और दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट में सही तरीके से मतलब आपको नहीं होता, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम की आईडी है, उस पर जाकर आप डीएम कर दें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी।